चलिए जानते हैं। देखिए, संदेश कुछ संरचना और निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचार होते हैं। वातावरण, सीमा और धारणा जिसके तहत संदेश भेजा जाता है संचार के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि देखिए, संचार के सिद्धांत होते क्या हैं? वातावरण है, सीमा है, ठीक है, धारणा है, ये संचार के सिद्धांत हैं। यानी कि संदेश जिसके तहत भेजा जाता है। आप देखिए, वातावरण में क्या है कि मान लीजिए कि आसपास का माहौल कैसा है ना। देखिए, जब आप मान लीजिए किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आसपास का जो वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, चाहे फ़ोन पे हो बात कर रहे, चाहे आमने सामने बैठे हो, ठीक है। तो वो संचार का सिद्धांत है और धारणा। तो ये सारी बातें हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। इन्हें विभिन्न रूपों में प्रचारित किया जाता है, लेकिन इन सिद्धांतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आप देखिए कि इनके रूप विभिन्न प्रकार के हैं, यानी कि इसके रूप अलग अलग तरह के हैं, लेकिन हम इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण सिद्धांत, दूसरी है विभिन्न विद्वानों के विचारों के आधार पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण सिद्धांत, और जो विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं उसको मैं अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो विभिन्न विचारों के विद्वानों के जो विचार हैं, मैं आपको वो एक एक दो दो राइटर के अलग से करके मैं बताऊंगा, कि ताकि आपको वो जल्दी से समझ में आ जाए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण सिद्धांत। इनकी इसका जो पहला है वो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अधिनायक सिद्धांत की। अधिनायक का मतलब होता है ऑथोरिटेरियन। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार मास मीडिया हालांकि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, को इसकी बोली का पालन करना था। पश्चिमी यूरोप में एक सत्तावादी दृष्टिकोण के तहत कुछ लोगों द्वारा लोगों का विचार की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती थी, जो कुछ मध्यम वर्ग के उभरने से चिंतित थे और उनके विचार पर मुद्रित मामले के प्रभावों के बारे में चिंतित थे। अब प्रक्रिया देखें, यहाँ पे क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। देखिए है क्या, अधिनायक सिद्धांत को जैसे मैंने बताया कि ऑथोरिटेरियन कहते हैं। आप देखिए कि ऐसा था, इनकी अधिनायक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, ऑथोरिटेरियन कौन सा सिद्धांत है। इसमें ये होता है कि जो मास मीडिया है, यानी कि जो कुछ भी है, मास मीडिया है, कुछ भी है, वो राज्य के कंट्रोल में होते हैं, राज्य के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि ऐसा दिखाया जाता है, जैसे लाइन के ना, राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते, ऐसा दिखाया जाता है कि राज्य के वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो राज्य के कंट्रोल में ही होते हैं। यानी कि जो मास मीडिया है, जो कुछ भी है, अगर मान लीजिए कोई अखबार वाला है, कोई कुछ भी है, कोई न्यूज़ वाला है, उसे अधिनायक सिद्धांत के अनुसार वो राज्य के अधीन होता है। यानी कि राजा कैसा भी हो, तो वो राज्य के बारे में अच्छा ही लिखेंगे, उसके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यानी कि अधिनायक सिद्धांत में क्या है कि जो राजा है, जो राज्य है, वो ये सोचते हैं कि अगर पूरी तरह से लोगों के विचारों को स्वतंत्रता दे दी जाए, सबको स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उनसे लोगों की नई नई विचारधारा उत्पन्न होगी, तो जिससे उनका तख्ता पलट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि वो अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं सब कुछ, मास मीडिया को भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है अधिनायक सिद्धांत। तो उसके बाद देखिए कि यह सिद्धांत प्लेटो के अधिनायकवादी दर्शन से उपजा था, जिसने सोचा था कि राज्य केवल बुद्धिमान लोगों के हाथों में सुरक्षित है। ये देखिए, ये जो अधिनायकवादी दर्शन है कहाँ से निकला है, ये निकला है प्लेटो के अधिनायकवादी दर्शन से। प्लेटो ने सोचा था कि जो राज्य है वो केवल कुछ बुद्धिमान लोगों के हाथों में ही सुरक्षित होता है। दुनिया तानाशाही और लोकतांत्रिक दोनों सरकारों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण के लिए सत्तावादी साधनों की गवाह रही है। आप देखिए, चाहे तानाशाही हो चाहे लोकतांत्रिक हो, दोनों तरह की सरकारें क्या हैं, मीडिया के ऊपर नियंत्रण करते हैं। तानाशाही सरकार में क्या होता है कि
मीडिया वाले जो प्रेस वाले होते हैं, जो अखबार वगैरह छापते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, कुछ भी होते हैं, समाचार पत्रों वाले, वो चाहे तानाशाही सरकार हो चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, उनके खिलाफ वो कुछ लिख नहीं सकते, है ना फ्रेंड्स। उनके खिलाफ वो कुछ लिख नहीं सकते। अगर वो लिखेंगे तो उनका वो चैनल बंद हो जाएगा, उनकी अखबारें बंद हो जाएंगी। इसलिए तो अधिनायकवाद सिद्धांत ये हमें बताता है कि सब कुछ जो मास मीडिया है वो राज्य के प्रत्यक्ष कंट्रोल में नहीं दिखाई देता, पर फिर भी राज्य के कंट्रोल के अंडर होता है। वो राज्य के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते, उन्हें राज्य के बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखना पड़ता है। अगर वो राज्य के खिलाफ लिखेंगे तो उनको बैन कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के तहत इसे सामाजिक जिम्मेदारी सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापन की आवश्यकता की वकालत की जाती है। ये सिद्धांत मुक्त प्रेस सिद्धांत के आरचक हैं। रेडियो, टीवी और सिनेमा के उद्धव ने समाज के जवाबदेही की आवश्यकता का सुझाव दिया। इस सिद्धांत ने प्रेस की स्वतंत्रता के जो राज्य आयोग द्वारा 1949 में शोध किया। अब देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, नाम से पता चलता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है। देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व का ये मीनिंग होता है, ये अर्थ होता है कि समाज के बारे में सही सही बातें लोगों को बताना। अब ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा समाचार पत्र, प्रेस वाले, समाचार पत्र वाले, न्यूज़ वाले। आप देखिए कि अखबार अगर हम पढ़ते हैं डेली, अगर वो बंद हो जाए तो हमें, न्यूज़ चैनल बंद हो जाए, अखबार बंद हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि समाज में हो क्या रहा है। यूट्यूब की आप तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब का आपको पता ही है कि दिखाते कुछ और है, होता कुछ और ही है, खबरें झूठी होती है। मैं बात कर रहा हूँ समाचार पत्रों की और यहाँ पे न्यूज़ की, जो चैनल की। अगर वो बंद हो जाए तो हमें समाज के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर समाचार पत्रों में और न्यूज़ में जो चैनल है, समाचार जो चैनल है, वहाँ पे सही सही दिखाया जाए तभी हमें समाज के बारे में पता चलेगा। अब देखिए कुछ रेडियो पे हमें न्यूज़ सुनाई देती है, वो भी सही सही पता चलेंगी। टीवी, सिनेमा यानी कि टीवी पर अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ सीरियल आ रहा है, वो ऐसा जो हमारे जो समाज के प्रति दिखा रहा है। सिनेमा में ऐसी मूवीज़ आ रही हैं कि जो हमें अच्छे से दिखाई दे रही हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं। तो उनका क्या मतलब होता है कि समाज के बारे में सही सही बताना कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सीधी सी बात ये है कि देखिए जहाँ पे अधिनायकवाद ये कहता है कि प्रेस के ऊपर बैन लगाया जाए, प्रेस उसके कंट्रोल में होता है राज्य के। सामाजिक उत्तरदायित्व कहता है कि प्रेस राज्य के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, उसे पूरी तरह स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये अधिनायकवाद के उलट है। नेक्स्ट है संचार के ईसाई सिद्धांत। देखिए ईसाई सिद्धांत की क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत मानवीय संवेदनशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित है। यह सिद्धांत यूरोपीय देशों में विकसित हुआ। यह सिद्धांत यूरोपीय देश, देखिए फिर से वही लाइन आ गई। यह सिद्धांत जनता के बीच लोकप्रिय है क्योंकि यह बाधाओं को नहीं मानता। आप देखिए कि संचार के जो ईसाई सिद्धांत हैं वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि जो मानवीय संवेदनशीलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये कौन सा सिद्धांत आता है? संचार का ईसाई सिद्धांत। अगर आपको परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यूजीसी नेट के कि बताइए व्यक्तिगत स्वतंत्रता या ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित कौन सा संचार सिद्धांत है, तो वह है ईसाई सिद्धांत। ये यूरोपीय देशों में विकसित हुआ है। ये इतना ही है। नेक्स्ट है संचार का इस्लामी सिद्धांत। यह सिद्धांत मुस्लिम संरक्षण सिद्धांतों पर आधारित है जो ज़्यादातर मुस्लिम देशों में पालन करते हैं। यह सिद्धांत कठोर और मोहम्मद साहब के सिद्धांत का पालन करता है। देखिए संचार का इस्लामी सिद्धांत क्या है? जो ये पहली बात तो इस्लामिक जो देश हैं, इस्लामी देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे अपनाए जाते हैं। इनके सिद्धांत बहुत कठोर है ना, इनके सिद्धांत बहुत कठोर हैं। तो ये उस सिद्धांत को बताता है। ये देखिए मोहम्मद साहब के जो जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, उनके सिद्धांतों पर आधारित है। फ्रेंड देखिए चाहे धर्म कुछ भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वहाँ पे एक ही बात लिखी है कि भगवान एक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, भगवान एक है। ठीक है। तो नेक्स्ट है रूढ़िवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत संचार को धर्म, जाति
और प्रतिबंध द्वारा पुनः निर्मित किया जाता है। प्रतिबंध लोगों की गतिविधियों और उनकी शिक्षा के तरीकों पर लगाया जाता है। रूढ़िवादी सिद्धांत का है मतलब कि परंपरावादी विचार, रूढ़िवादी विचार, इसका मतलब क्या है कि धर्म जाति पर जो प्रतिबंध है वो पुनः निर्मित की जाए। इनका ये मतलब है, देखिए रूढ़िवादी सिद्धांत क्या है, वहाँ पे क्या है कि शिक्षा के जो तरीके हैं, जो लोगों की गतिविधियाँ है, उसके ऊपर वो प्रतिबंध लगा देते हैं। यानी कि ये प्रतिबंध किसके ऊपर लगाते हैं? शिक्षा के ऊपर और लोगों की गतिविधियों के ऊपर, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर और शिक्षा के ऊपर क्या है, ये वहाँ पे प्रतिबंध लगा देते हैं। जबकि ये धर्म जाति में प्रतिबंध नहीं लगाते, है ना। वो है रूढ़िवादी सिद्धांत। आप देखिए कि अभी भी कई जगह पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो क्या है, वो रूढ़िवादी सिद्धांत है। तो लास्ट है हमारा संचार का वैदिक सिद्धांत। देखिए यह सबसे पुराना सिद्धांत है और जो व्यवहारिक वैदिक युग में है। यह सिद्धांत भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा के मूल्यों का आधार मानता है। यह शुरुआती समय में भारत में मौखिक संचार था। देखिए वैदिक सिद्धांत का सीधा ही मतलब ये बनता है कि ये वेदों से उत्पन्न हुआ है। ये सिद्धांत बहुत पुराना है, वैदिक युग से है। यह सिद्धांत देखिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि कौन सा ऐसा संचार का सिद्धांत है जो भारतीय संस्कृति को परंपरा को दर्शाता है, आधार मानता है? वो है संचार का वैदिक सिद्धांत। इसमें क्या है कि भारत की जो संस्कृति है, परंपरा कैसी है। ये फ्रेंड्स थोड़ी सी कठोर थी, ठीक है, ये कठोर थी। ये शुरुआती समय में क्या था? मौखिक संचार था, लिखती रूप में था, मौखिक संचार था। बात है विभिन्न विद्वानों के विचारों पर आधारित सिद्धांत के बारे में। इसमें आप बात करेंगे अरस्तु के विचार का सिद्धांत और लासवेल के संचार का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। देखिए अरस्तु का विचार का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रेरक या प्रेषक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो रिसीवर की सोच की प्रक्रिया को बदला जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये बात होती है कि यदि प्रेरक तकनीकों का उपयोग किया जाए तो रिसीवर की सोच, देखिए प्रेरक तकनीक क्या है कि जो लोगों को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। इससे क्या है कि रिसीवर की सोच बदल जाती है। इस सिद्धांत के तहत संचार के 3 तत्व हैं, जैसे प्रेषक, संदेश और रिसीवर। लेकिन प्रेषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। वैसे मैंने आपको बताया कि इसके 4 सिद्धांत होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए पहला होता है प्रेषक, है ना, सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर उसका चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर एंड में होता है फीडबैक। इनकी 5 तरह के होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और जो कम्युनिकेशन करने का जरिया चैनल, और एंड में फीडबैक। पर अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का कहता है कि 3 होते हैं सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि अरस्तु के संचार के सिद्धांत के अनुसार कितने तरह के संचार के सिद्धांत होते हैं? वो होते हैं 3 तरह के, प्रेषक, संदेश और रिसीवर। प्रेषक जो मैसेज, जो संदेश भेजने वाला, ठीक है, संदेश जो संदेश भेजा जाता है, और रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है। क्योंकि प्रेषक रिसीवर की सोच को बदल सकता है। आप देखिए कि यहाँ पे अरस्तु कहते हैं कि वैसे तो 3 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश और रिसीवर, लेकिन प्रेषक वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह प्रेषक की सोच को बदल सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए मान लीजिए कि आपके मन में कोई विचार हो, आपके मन में विचार हो यूजीसी नेट को लेके कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे, अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला टीचर मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको इसका सही से बता दे, यूजीसी नेट के बारे में सही से बता दे, तो आपकी जो सोच थी पहले कि ये मेरे को समझ नहीं आएगा, मुश्किल लगता है यूजीसी नेट, फिर वो आपको आसान लगने लगेगा। मान लीजिए कि मैथ के सवाल हैं, बहुत टफ होते हैं, तो आपके मन में धारणा है कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे से हो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर मिले जो आपको उसका ट्रिक्स बता दे, जो फिर उसके बाद आपके सवाल जो है मैथ के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो इससे आपकी सोच बदल जाएगी। तो यही भी तो बात है कि प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है, जो रिसीवर की सोच को बदल सकता है। इस प्रकार प्रेरक तकनीक संचार की राय का निर्णय लिया जाता है। समझ के बाद आप कि अरस्तु का संचार 2 बातें ही कहता है मेन, कि पहली बात है कि इसके 3 तत्व हैं संचार के, प्रेषक, संदेश और रिसीवर, और प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रिसीवर की सोच को बदल सकता है। तो लास्ट है लासवेल का संचार का सिद्धांत।
देखिए, इस थ्योरी को मौखिक मंडल के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसे अमेरिकी विद्वान लाउसवेल द्वारा वर्णित किया गया है। लाउसवेल को एक पक्ष सिद्धांत के रूप में माना जाता है, जैसे कि अरस्तु। देखिए, जैसे कि अरस्तु है, वो कहते हैं कि प्रेषक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा ही लाउसवेल भी कहते हैं कि जो प्रेषक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेषक संचार के उपयुक्त चैनल का उपयोग करके रिसीवर की राय या सोच को बदल सकता है। इस प्रकार चैनल संचार का बहुत तत्व है। ठीक है, यानी कि अरस्तु हो चाहे लाउसवेल हो, दोनों ही एक ही बात कहते हैं कि प्रेषक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में अंतर किस बात पे है कि जो अरस्तु है वो 3 तत्व देते हैं, प्रेषक, संदेश और रिसीवर, जबकि लाउसवेल यही कहते हैं कि प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है, जो अरस्तु ने कहा था। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड देखें, यहाँ पे शैमोन लिखा है, तो ये शैनन होता है, और वीवर की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार का सिद्धांत है, तो ये करेंगे, यानी कि शैनन और वीवर का संचार का सिद्धांत। तो देखते इसके बारे में क्या है। देखिए, संचार का सिद्धांत जो है ना, इसके जो 5 चीज़ें होती हैं, सेंडर, इनकोडर, चैनल, मैसेज, फीडबैक, है ना, यानी कि प्रेषक, रिसीवर, संदेश, माध्यम और जो प्रतिक्रिया, ये जो सारी ही चीज़ें हैं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, आप देखिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पे क्या इसका जो है वो सिद्धांत दिया है। देखिए, यह विधा और सिद्धांत 1947 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्लासिक शैमोन, और यहाँ पे वीवर आएगा, तो यहाँ पे गलती से जुराहा लिखा हो गया है, तो आप वीवर कर लेना इसको, वीवर द्वारा तैयार किया गया। इस मॉडल को अक्सर संचार के सूचना मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो शैमन और वीवर यानी कि शैनन और वीवर का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, ये 1947 में आया था। इस मॉडल को अक्सर संचार के सूचना मॉडल के रूप में जाना जाता है। आप देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। यहाँ पे इन्होंने कहा कि पहले सूचना का स्रोत होता है, फिर इनकोडर आएगा, फिर चैनल आएगा, फिर संदेश आएगा, फिर डिकोडर आएगा, फिर रिसीवर आएगा। यहाँ पे देखिए डिकोडर रिसीवर बात तो वैसे एक ही होती है, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले इन्होंने बताया कि सूचना का स्रोत क्या होता है, फिर इनकोडर इनकी मैसेज भेजने वाला जिनके जिसे प्रेषक कहते हैं, फिर चैनल, संदेश, डिकोडर और रिसीवर। तो उन्होंने ये बात यहाँ पे की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में इतना कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जो शैनन और वीवर की जो थ्योरी थी 1947 में आई थी। मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो हम पहले होता है इनकोडर, फिर होता है फिर देखिए मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया भी। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, प्रेषक होता है, रिसीवर होता है, मैसेज और संदेश होता है, माध्यम होता है, साथ में एंड में क्या होता है, प्रतिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूचना स्रोत पहले आएगा, फिर इनकोडर आएगा, फिर चैनल आएगा, संदेश आएगा, डिकोडर और रिसीवर। इसके 6 तरह के उन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं। SMCR मॉडल, ठीक है, तो पूरा जानेंगे SMCR मॉडल है क्या। ये संचार के सिद्धांत का अच्छा मॉडल है। देखिए फ्रेंड्स, चाहता तो मैं आपको ये एक ही वीडियो में सब कुछ राइटर का दे सकता था, बट देखिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि इतने राइटर का अगर हम एक ही साथ पढ़ लेंगे तो इसलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, कि ताकि आपके दिमाग में वो रह जाए। देखिए, इस मॉडल और सिद्धांत को डेविड बैरलो द्वारा विकसित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेषक संदेश को कौशल पर निर्भर करता है और ज्ञान कुछ उपयुक्त चैनल का उपयोग करके प्रसारित करता है, और रिसीवर को संदेश कैसे प्राप्त होता है या उसके कौशल ज्ञान रिसीवर की धारणा पर निर्भर करता है। देखिए, बैरलो का यहाँ पे क्या करना है। बैरलो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो संदेश भेजने वाला होता है प्रेषक, यानी कि जो संदेश भेजेगा वो होता है प्रेषक, ये उसके कौशल पर निर्भर करता है कि वो अगर किसी को कुछ संदेश दे रहा है, वो किस हिसाब से दे रहा है, कि किस हिसाब से दे रहा है कि वो उसे समझ में आ जाए रिसीवर को। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रेषक हो चाहे रिसीवर हो, यानी कि मैसेज जो संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला, दोनों के पास कौशल और ज्ञान दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, जो मैसेज या संदेश भेजने वाला जो प्रेषक है, अगर वो अपने मैसेज या संदेश को, अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाए, तभी अच्छी तरह से वो रिसीवर उस मैसेज को सुन पाएगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति सेम फील्ड के, यानी कि 2 व्यक्ति अध्यापक है, टीचर है, किसी कॉलेज या स्कूल में आपस में बात कर रहे हैं किसी विषय के ऊपर। मान लीजिए कि वो इतिहास के टीचर हैं,
अब देखिए इतिहास के टीचर आपस में अगर कुछ बात करेंगे तो वो अपनी किताबी लैंग्वेज के बारे में अगर के रूप में बात करेंगे तो प्रेषक यानी कि जो दूसरे को कुछ बता रहा है रिसीवर को, अगर वो उसको बात समझा रहा है तो उसकी बातों को अच्छे से समझेगा, उसके समझाने का तरीका भी अलग होगा प्रेषक का, और रिसीवर का संदेश प्राप्त करने का तरीका भी अलग होगा। तो उसके ज्ञान कौशल उसके कौशल और ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी कि बेलो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर किसी को संदेश कुछ भेजना है, उसका कौशल अच्छा होना चाहिए, किस तरह से वो मैसेज भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, और उसे प्राप्त करने वाला का जो ज्ञान कौशल भी अच्छा होना चाहिए कि वो उसको किस हिसाब से समझ रहा है। कई बार होता है ना, वो कोड में बात करते हैं कुछ, तो वो कोड दूसरे वाला डिकोड कर लेता है, हाँ इसने ये कहा था, इस तरह से। बेरलो को एसएमसीआर मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है। राय दी गई कि सभी तत्वों का संचार प्रक्रिया में अंतर संबंध है, इस मॉडल का मुख्य कारक है। देखिए एसएमसीआर मॉडल है क्या, ये कुछ नहीं है इतना। देखिए एसएमसीआर का मतलब है, एस से मतलब होता है सेंडर, एम से मतलब होता है मैसेज, सी से मतलब होता है यहाँ पे चैनल, और आर का मतलब होता है यहाँ पे रिसीवर। एसएमसीआर इनकी सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। यहाँ पे इनको देखिए स्रोत क्या है, यहाँ पे कहा गया कि एस से देखिए विचार, जानकारी, यानी कि सेंडर क्या होता है, वो विचार देता है, जानकारी देता है। संदेश क्या है, मैसेज का मतलब होता है इनकोड, इन मैसेज होता है, एम से होता है मैसेज यानी कि जो संदेश भेजने वाला, जो संदेश भेजना, सॉरी। यहाँ पे एस का मतलब आपको पता ही है कि विचार भेजना, जानकारी देना। संदेश का मतलब है मैसेज, और चैनल का मतलब है, सी से मतलब है माध्यम, और रिसीवर आर का मतलब है रिसीवर, कि उसको जो प्राप्त करने वाला, यानी कि मैसेज भेजने वाला सेंडर, और मैसेज, फिर माध्यम और रिसीवर। तो अंत में आता है प्रतिक्रिया किसे मिलेगी, प्रेषक को। यानी कि जिस व्यक्ति को कुछ मैसेज भेजना है, अगर उसको पता चले कि मैंने जो मैसेज भेजा था किसी को समझ में आया कि नहीं आया, वो एक तो ये थ्योरी करेंगे कार्ड्स लेजर्सफेल्ड के बारे में और सामाजिक शिक्षण संस्थान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रखा है इसलिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। देखिए कार्ड्स लेजर्सफेल्ड थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत को मास कम्युनिकेशन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में 3 तत्व संदेश, प्रेषक और समूह नेता होता है। यानी कि देखिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन सिद्धांत। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि मास कम्युनिकेशन सिद्धांत, इस सिद्धांत में किसे कहा जाता है, तो कार्ड्स लेजरफेल्ड थ्योरी को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। इस सिद्धांत में के 3 तत्व ही हैं, संदेश, प्रेषक और समूह। आप देखिए कि हम अभी तक पढ़ रहे संचार के 5 तत्व हैं मेन, जो मैं आपको बताता ही हूँ, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, चैनल और फीडबैक, है ना। तो देखिए यही जो 5 वैसे मेन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 बताए गए हैं। अरस्तु ने भी 3 बताए थे, यहाँ पे भी 3 बताए जा रहे हैं। तो इस थ्योरी में यही आपसे पूछेंगे, बताइए कि इस थ्योरी के अनुसार संदेश, प्रेषक और समूह जो है वो किसने कहा है, या संदेश, प्रेषक और समूह नेता, ये 3 तत्व है किसने दिए हैं, कार्ड्स लेजरफेल्ड थ्योरी ने। संदेश को इनकोडिंग के बाद इस सिद्धांत के तहत प्रेषक संदेश को किसी उपयुक्त चैनल द्वारा एक राय चैनल को प्रसारित करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए अगर किसी प्रेषक ने यानी कि किसी संदेश भेजने वाले ने किसी को कुछ मैसेज देना है, किसी को कुछ संदेश देना है, यानी कि अगर प्रेषक ने यानी कि सेंडर ने किसी को संदेश देना है, तो वो क्या करेगा, पहले वो संदेश को इनकोड करेगा, यानी कि वो पहले संदेश को बनाएगा, उसके बाद वो तय करेगा कि वो किस चैनल के ज़रिए यानी कि किस माध्यम के ज़रिए अपने संदेश को पहुंचाए। यहाँ पे से इतनी बात ही की गई है कि पहले जो संदेश भेजने वाला है वो संदेश को तैयार करेगा और फिर बाद में उसका माध्यम ढूंढेगा। तो ये किसने कहा था, कार्ड्स लेजरफेल्ड थ्योरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप यही बात याद रखना कि संदेश भेजने वाला अपने जो संदेश को किसी चैनल द्वारा डिसाइड करता है कि वो कैसे भेजे। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, देखिए दूसरा ये सिद्धांत है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, देखिए ये सिद्धांत स्टैफर्ड विश्वविद्यालय में अल्बर्ट बंडूरा द्वारा परिभाषित किया गया। अल्बर्ट बंडूरा जो है, इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने परिभाषित किया था स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सामाजिक शिक्षण संस्थान को। तो
यह निर्दिष्ट करता है कि जनसंचार माध्यमों को आकर्षक चरित्रों और दर्शकों के व्यवहार के साथ पहचान का अवसर दिया जाए। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो जनसंचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम क्या है कि लोगों से जोड़ने वाले माध्यम, यानी कि जैसे अखबार है, टेलीविज़न है, ठीक है, जिसमें कि जो चीज़ें आती हैं, जैसे देखिए अखबार है, मैगजीन्स है मंथली, ठीक है, और कोई खबरें आ रही हैं वो वगैरह। तो देखिए ये कहते हैं कि अगर जनसंचार का माध्यम है, वहाँ पे क्या है, आकर्षक चरित्र होने चाहिए और दर्शकों के साथ व्यवहार के साथ पहचान का अवसर दिया जाना चाहिए। आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम अखबार पढ़, पहले देखिए ब्लैक एंड वाइट अखबार थी, उसको और अच्छा बनाने के लिए रंगीन अखबार जो है वो चलाई गई। तो उसमें देखिए कि कई बार क्या होता है कि कार्टून बनाए जाते हैं आजकल। आजकल देखिए कि कोई न्यूज़ आती है तो कार्टून बना दिए जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ मैसेज दिया होता है वहाँ पे। तो वो क्या है, थोड़ा सा आकर्षक तरीका है। यानी कि सामाजिक शिक्षण संस्थान के तहत अल्बर्ट बंडूरा ने जो यह सिद्धांत स्टैफन विश्वविद्यालय में दिया, तो उन्होंने यह बताया कि अगर हमें जनसंचार माध्यम यानी कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो उन्हें आकर्षक चरित्र और दर्शकों के व्यवहार के साथ पहचान देना ज़रूरी है। आकर्षक चरित्र क्या है कि लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जिससे वो उनको जल्दी से उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, संचार आप देखिए कि मान लीजिए अगर आप कोई वीडियो देखते हो, अगर आपको मान लीजिए आप हिस्ट्री की कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वहाँ पे कुछ हिस्ट्री की जो पिक्स लगा के कोई फ़ोटो लगा के आपको साथ में कुछ उसके बारे में जानकारी दी जाए तो आपको वो अच्छा लगेगा। अगर सीधे ही लिखा हो तो लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि संचार का जो सिद्धांत था उनको इस हिसाब से देना कि लोग जो है उनके तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लोग उसमें रुचि भी दिखाएं। थ्योरी के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, चाहता तो मैं एक ही लेक्चर में सारी थ्योरी को कवर कर सकता था, लेकिन अगर मैं एक ही लेक्चर में कवर कर देता तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में नहीं रहती, आपको मिक्स हो जाता सब कुछ कि किसने क्या बोला था। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ, 2-2 3-3 मिनट के, कि ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रह जाए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मैकॉम्स और शॉ की एजेंडा थ्योरी, सेटिंग थ्योरी, संगति सिद्धांत और स्वतंत्रतावाद का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। देखिए यह सिद्धांत बालरोच और डी फुलर द्वारा विकसित किया गया। इस सिद्धांत के तहत देखिए, नाम याद रखिए इनका, बहुत ज़रूरी है। ये मैकॉब एजेंडा की जो सेटिंग थ्योरी है, बालरोच और डी फुलर द्वारा विकसित किया गया। इस सिद्धांत के तहत दर्शक और समाज ज़रूरतों को पूरा करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मीडिया की जानकारी पर निर्भर करते हैं। सूचना समाज में व्यक्तियों की ज़रूरतों और उद्देश्य का सृजन करती है। यानी कि देखिए आप कोई भी अगर थ्योरी है तो उसमें कुछ ना कुछ संचार के लिए कुछ ना कुछ अनोखी चीज़ बता रखी है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये सिद्धांत कहता है कि अगर दर्शक और समाज उसकी जो ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मीडिया की जानकारी पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर दर्शक है, समाज है, मीडिया जो बताता है वही देखते हैं। देखिए मान लीजिए आप कोई घर में अखबार पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, या टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं, तो देखिए वो जानकारी आपको कौन देता है, वो मीडिया देता है ना, पत्रकार देते हैं। तो देखिए अगर दर्शक और समाज को हमें जानना है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे पूरे भारत में क्या हो रहा है, तो हमें अखबार के ज़रिए पता चलेगा और मीडिया के ज़रिए पता चलेगा, टीवी न्यूज़ चैनल के ज़रिए पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें मीडिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिए कि पत्रकार अगर खबरें छापना बंद कर दे तो हमें कैसे पता चलेगा। सूचना समाज में व्यक्तियों की ज़रूरतों उद्देश्यों का सृजन करती है। देखिए अगर जो समाज में सूचनाएं जो फैलाई जा रही हैं, जो सूचना मिलती है, वह व्यक्तियों की ज़रूरतों को और उद्देश्यों का सर्जन करते हैं। ज़रूरतें क्या है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छा लिखना है, अगर उस टॉपिक के बारे में अगर वो गूगल पे सर्च करेगा, उसे जानकारी मिल गई, फिर तो उसका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर उसको उसके बारे में जानकारी ना मिले तो फिर उसको उसी जगह पे जाके उसको खुद से जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसका ज़रूरतें हो गई, उसका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि आपका जो उद्देश्य है कि आपका यूजीसी नेट को क्लियर करना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, अगर आपको कहीं पे टीचिंग के लिए शिक्षक के लिए आवेदन देना है, अप्लाई करना है, तो अगर आपको पता चलेगा अखबार में या कहीं पे वीडियो में या कहीं पे न्यूज़ में कि यहाँ पे देखिए कि टीचर की जॉब निकली है ना, वैकेंसी निकली है अध्यापक की, तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे।
अगर मान लीजिए कि वो छपे ही ना कहीं पे, तो आपको तो अलग अलग कॉलेज में खुद से जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सूचनाएं क्या है, समाज में व्यक्ति की जरूरतों और उद्देश्य का सृजन करती हैं, जो कि मैकॉम्स और शॉ की एजेंडा थ्योरी, सेटिंग थ्योरी है। तो नेक्स्ट है संगति सिद्धांत। संगति सिद्धांत, ये देखिए संगति सिद्धांत मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, ठीक है। देखिए फिस्टिंगर ने 1950 के दशक में इस सिद्धांत को तैयार किया। इस सिद्धांत के तहत लोगों को अपने विश्वासों और निर्णय में स्थिरता की आवश्यकता है। यानी कि देखिए फिस्टिंगर ने 1950 के दशक में, 50 का दशक यानी कि 1950 से 1959 के बीच में, ठीक है, ये सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने ये बताया कि लोगों को अपने विश्वासों और निर्णयों में स्थिरता की आवश्यकता है। यानी कि जो उनके विश्वास है, जो उनके निर्णय, उनमें उनको स्थिरता लेके आना चाहिए, ठहराव लेके आना चाहिए। तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये नाम याद रखिए। लास्ट है स्वतंत्रतावाद सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के तहत सरकार और समाज के खिलाफ संचार, संदेश और विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो सरकार है और जो समाज है, उसके खिलाफ जो संचार, संदेश है और जो विचार है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, सरकार की नीतियाँ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उसके बारे में जो संचार, संदेश है, वो सभी तक फैलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि अगर संचार के देखिए अगर सरकार जो है वो अगर अपना काम अच्छे से कर रही है, वो भी लोगों को बताना चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं कर रही, वो भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कि ताकि लोगों को उनकी बातें जो पता चल सके। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो ये स्वतंत्रतावाद सिद्धांत है। यानी कि अगर दोनों पहलू, यानी कि अच्छे बुरे पहलू समाज के और सरकार के दोनों दिखाए जाने चाहिए, ये है स्वतंत्रतावाद सिद्धांत। जॉर्ज ऑरवेल ने स्वतंत्रतावाद को लोगों को वे बातें जो आप सुनना नहीं चाहते कहने की अनुमति के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जो लोग बातें सुनना नहीं चाहते, कौन सी बातें सुनना नहीं चाहते, आप देखिए मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ, अगर देखिए सरकार के खिलाफ अगर सारा कुछ बुरा छप रहा है, तो उनको बातों को सुनेंगे नहीं, है ना। तो उनको कहने की भी अनुमति होनी चाहिए कि ये जो किसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे तौर पर ये है, स्वतंत्रवाद ये बताता है कि चाहे बातें बुरी हों चाहे अच्छी हों, उनको कहने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक 16वीं शताब्दी में दार्शनिक लाओ जू थे, ठीक है। तो ये है, आज हमने 3 सिद्धांत पढ़े। संचार का सिद्धांत है क्या, आप देखिए कि घूम फिर के वहीं भी बात आती है कि संचार है क्या। चाहे आप कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक ही बात कॉमन मिलेगी, सेंडर, इनकोडर यानी कि प्रेषक है, रिसीवर है, मैसेज है, संदेश है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया है, माध्यम है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन ही है। तो अगर हम बात करें आधुनिक संचार के सिद्धांत की, इस सिद्धांत के अनुसार संचार प्रक्रिया को आधुनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संदेश को प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त करने के बाद रिसीवर और प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो संदेश, यानी कि जब रिसीवर जो है संदेश प्राप्त कर लेता है, उसमें वो क्या देता है, प्रतिक्रिया। पहले क्या होता था, जैसे मैसेज पहुंचाने वाला, मैसेज भेजने वाला, फिर संदेश क्या होता था वो किसके माध्यम से, और रिसीवर जो मैसेज को लेता था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फीडबैक नहीं था। आप देखिए कि आजकल क्या है, आप किसी से भी, जैसे मान लीजिए किसी आप कस्टमर केयर से भी बात करेंगे, तो आपको वो एंड में बताते हैं कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, स्टार के रूप में दे सकते हैं या पॉइंट्स के रूप में दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि जो फीडबैक है ना, जो प्रतिक्रिया है, वो किसका सिद्धांत है, वो आधुनिक संचार का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आधुनिक संचार का सिद्धांत क्या है। जहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया आ जाए तो आधुनिक संचार के सिद्धांत में है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि संदेश लेने वाला जो रिसीवर है, उसने संदेश को लिया, लेकिन उसने फिर बाद में उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, फीडबैक का ऑप्शन आता है प्रतिक्रिया का, तो उसे बोलते हैं आधुनिक संचार का सिद्धांत। संचार प्रक्रिया में विभिन्न चरण नियमानुसार है। देखिए इनकी संचार कैसे भेजा जाता है, फिर से एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इनपुट का मतलब है यहाँ पे कि विचार और जानकारी जो प्रेषक प्रेषित करना चाहता है। इनपुट का यहाँ पे मतलब है
देखिए पहले यहाँ पे सेंडर होता था, इनकी प्रेषक, अब यहाँ पे है इनपुट। इनपुट का मतलब है कि कोई प्रेषक, यानी कि प्रेषक वो है जो संदेश को भेजने वाला। अब यहाँ पे देखिए संदेश भेजने वाला जो प्रेषक है वो जानकारी देना चाहता है, वो आएगा इनपुट में। संदेश यानी कि क्या संदेश भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है चैनल। चैनल का मतलब है कि वो जो संदेश भेज रहा है वो किसके ज़रिए भेज रहा है, चैनल क्या है, माध्यम क्या है। यानी कि वो पत्र लिख रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, टेलीफोन कर रहा है, ईमेल कर रहा है, फैक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, वो है माध्यम या चैनल। आउटपुट क्या है, जब संदेश को रिसीवर प्राप्त कर लेता है, उसमें प्रतिक्रिया। आप देखिए इसकी जो वर्डिंग है ना वो आप अच्छे से करना। इनपुट संदेश, चैनल, आउटपुट, प्रतिक्रिया, इनकी फीडबैक। तो ये क्या है, ये आधुनिक संचार के सिद्धांत है। प्रतिक्रिया में क्या है कि जब रिसीवर ये अपने प्रतिक्रिया देता है कि उसे जो मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है, वो समझ में आया कि नहीं। तो ये नेक्स्ट है चुप्पी सिद्धांत का सरपेल। देखिए इसे सरप्लस भी कह सकते हैं। देखिए यह सिद्धांत नूले न्यूमैन द्वारा तैयार किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया राय का प्रचार करता है और जो लोग अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को समायोजित करते हैं। लोग खुले तौर पर विचलित राय और बदलते रूप को अलग मत नहीं मानते। इन्वर्टर्स और चेंज एजेंट्स अलग अलग राय देने से बेखबर हैं क्योंकि उन्हें अलगाव का डर नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल या आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो उसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये है कि देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि जो लोग हैं अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को समायोजित करते हैं। आप देखिए कि हमें, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अगर हम कोई टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं तो जैसे ही हमें खबर बताई जाती है, मीडिया हमें जैसे खबर बताता है अखबारों में और टीवी न्यूज़ चैनल पे, तो हम वैसे ही अपनी जो धारणाएं बनाते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमें कोई खबर दिखाई जा रही है, उसका एक ही पक्ष रखा जा रहा है, तो हम उसी पक्ष की ओर जो है वो अपना झुकाव रखेंगे। यानी कि जैसे हमें खबर बताई जाएगी अखबार में, टीवी न्यूज़ चैनल में, तो हम उसी के ऊपर जो है अपनी राय बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए लोग आमतौर पर ऐसे कुछ विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर खुल के चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जब भी वो अखबारों में या किसी टीवी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है तो तब लोग उसके ऊपर अपनी राय देते हैं। तो ये होता है चुप्पी सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, यानी कि पहले लोग चुप रहते हैं, बाद में क्या है जब मीडिया द्वारा खबर लगाई जाती है तो उसके ऊपर अपने विचार देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।